कि वो भलाशायरी करके ना कि आपने वो चढ़ा चढ़ा के कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हाँ। वो तो यूक्रेन को लड़ा दिया। जब रशिया ने हमला कर दिया उसके ऊपर तो कोई सामने नहीं आया। Hello and assalamu alaikum everyone and welcome to the ninth episode of Let's Talk Pakistan, a podcast where we discuss everything from global issues to tech updates. Today again we have with us Dr. Zahid Hussain, who has become a friend of the podcast. I requested him here to discuss the ongoing Ukraine crisis, which has become an international issue with Russian aggression and Russian forces actually invading Ukraine. ये पॉडकास्ट 26 फरवरी को रिकॉर्ड हुआ था और इस वक्त रशियन फोर्सेस हैड ऑलरेडी सराउंडेड द यूक्रेनियन कैपिटल कीव फ्रॉम ऑल साइड्स एंड द यूक्रेनियन leadership, including Vladimir Zelensky, have been asking for aid from their Western allies, but any sort of real help has yet to be seen. So let's hear from Dr. Zaid Hussain about this whole issue. Hello and Assalamu alaikum, Dr. Saab. Welcome to the podcast. वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो करंट यूक्रेन क्राइसिस है, आपको इसलिए बुलाया कि आपसे थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हासिल करूं कि जो करंट ऑनगोइंग यूक्रेन क्राइसिस है, जिस तरह हमने पहले वी इन आवर फर्स्ट एपिसोड टुगेदर वी डिस्कस्ड कजाकिस्तान इशू, then we discussed national security of Pakistan, and today that topic, that national security of the world, is actually being discussing for the last couple of days and the last couple of weeks has been Ukraine crisis. मेरा लास्ट एपिसोड भी यूक्रेन क्राइसिस पे था। उसके अंदर मेरी एक दोस्त और सिक्योरिटी एनालिस्ट इफ्रा मुस्कान आई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा इस पे लाइट शेड की थी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो तब वी हैड अ डिसएग्रीमेंट के मैंने आई सेड के इट इट विल गो टू इट विल बिकम अ वॉर लाइक थिंग। ठीक है, सेकंड पे वो जो थी सिक्योरिटी एनालिस्ट, उन्होंने भी, और उससे पहले almost in January, I discussed this very issue with a journalist friend of mine, Mr. Haris Ahmed Khan. उन्होंने भी इस पे बात की थी और he also said that this issue would not be escalating. But contrary to the both arguments, today we have a full blown attack of Russia in Ukraine. तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा करंट हैपनिंग्स के बारे में बताएं कि हुआ क्या है, और थोड़ा सा लाइक क्योंकि ये वॉर टाइप सिचुएशन है तो इसमें डिसइंफॉर्मेशन बड़ी ज़्यादा है। तो आप क्योंकि इस बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे वॉर शुरू हुई और क्या अभी हो रहा है। एक्चुअली जो सॉरी एक्चुअली जो आपने आपने पिछले पॉडकास्ट के बारे में बताया कि उन लोगों का ख्याल था कि वॉर एस्केलेट नहीं होगी। ये सिर्फ उन लोगों का ख्याल नहीं था, ये अक्सर लोगों का यही ख्याल था कि वॉर एस्केलेट नहीं होगी। और जो है जो अ, जो जो इन्वॉल्व पावर्स हैं वो किसी ना किसी एग्रीमेंट को रीच कर जाएंगी प्रायर टू एस्केलेशन। लेकिन टू ऑलमोस्ट एवरीबडी सरप्राइज वॉर एस्केलेट हो गई। तो जो है नाउ दैट इट हैज हैपेंड, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची। तो पहले तो यूक्रेन को का जो करंट क्राइसिस है इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये एटलीस्ट ये जो करंट क्राइसिस है ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो इनके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जेलेंस्की, तो ये आए हैं पावर में 2019 में, यस। और मई 2019 में आए हैं ये पावर में। और जो है 2019 में ये हुआ कि उस टाइम पर ट्रम्प के आखिरी आखिरी दिन चल रहे थे। और जो है उसके बाद फिर अ, तो ट्रम्प बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था यूक्रेन के अंदर। ऑल्दो ट्रम्प जो है वो उसने ट्रम्प ने ही स्टार्ट किया था यूक्रेन को असला प्रोवाइड करना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा
रशिया को नाराज नहीं करना चाहता था। तो अ, उसके बाद जो है आपके पास बाइडेन गवर्नमेंट आ गई, फिर कोविड आ गया एंड ऑल दैट। तो 2021 के जनवरी में ना जेलेंस्की ने बाइडेन को अपील की कि भाई यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने दी जाए। ठीक है। और जो है 2021 में ही जो नेटो के जो बेशतर मुल्क हैं उन्होंने यूक्रेन को असला, बहुत ज़्यादा असला और ट्रेनिंग भी, अभी भी अमेरिकन ट्रेनर्स जो थे वो यूक्रेन में थे, जो कि रशियन अटैक से कोई 2 दिन पहले, गालिबन 2 दिन तो नहीं, 10 दिन पहले तकरीबन वो निकले हैं। 14 फरवरी को या 12 फरवरी को वो यूक्रेन से निकले हैं। तो वो जो है वो यूक्रेन के अंदर थे। तो इसी तरह से अक्टूबर 2021 में जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो भी यूक्रेन ने बाय कर लिए। तो यूक्रेन के पास पहली दफा ड्रोन्स आए, और ये ड्रोन्स बहुत ज्यादा नोटोरियस उसके बाद से हो गए हैं, जब से ये आपकी अजरबैजान और आर्मीनिया वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जी तो जी। जो यूक्रेन का ने जो ये ड्रोन्स खरीदे, तो रशिया को ये था, डर था, और जो कि बात सही थी कि जो ये ड्रोन्स हैं ये यूक्रेन जो है ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जहाँ पे शोरिश चल रही है वहां पर इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ, जो कि उन लोगों के खिलाफ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो एक तरह से क्योंकि वो इलाका जो था सारा का सारा रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था, और वहां पर जो अ, मतलब यूक्रेन की सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं था, बहुत ऑलमोस्ट ऑटोनोमस इलाका था वो। बिल्कुल। तो वहां पर उनको वहां पर रिबेलियन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो यस। यहाँ से जो है रशिया को जो है ना, मतलब टेंशन एस्केलेट हुई। ये वो टिपिंग पॉइंट था जहां से चीजें खराब होना शुरू हुई हैं। ठीक है। यूक्रेन ऑल्दो नेटो का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको ट्रीटमेंट वैसी ही मिल रही थी जैसे कि वो नेटो का हिस्सा हो। हम्म। और जो है उसको एक असला वगैरह भी मिल रहा था। साथ के साथ जो स्टेटमेंट्स थी बाइडन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो जो थी इस तरह की थी जैसे मतलब डिफैक्टो मेंबर है नेटो का यूक्रेन। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि अराउंड नवंबर करके, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद है, लेकिन नवंबर, अराउंड अक्टूबर नवंबर में करके ना, जो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव एक्शंस किए गए थे अमेरिकन बॉम्बर्स ब्लैक सी के अंदर, राइट एट द कोस्ट ऑफ रशिया, वहां पर पाए गए थे। और जो है अगर आपको याद हो तो ब्रिटिश वॉरशिप्स भी गए थे ब्लैक सी के अंदर, बिल्कुल। और उन्होंने भी जाके मतलब एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो और इस बैंड वैगन के अंदर यूक्रेन समझ रहा था कि भाई मेरे साथ तो ये बहुत सारे लोग हैं, तो हम्म। मुझे तो बेंड करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो ये आ, ये एक तरह से प्रीटेक्स्ट है जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद तो फिर हमें पता है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर लगा दिए, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो रशिया ने आगे से ये आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई मैं तो अपने मुल्क के अंदर मेरे ट्रूप्स हैं, मैं जिधर मर्जी खड़ा करूं। और इसके बाद फिर जो है बाइडन ने दिसंबर में भी वार्न किया कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। हम्म। और लेकिन रशिया ने कहा कि भाई आप मुझे जो है रिटर्न अग्रीमेंट मेरे साथ गारंटी करें हम्म। कि नेटो जो है वो यूक्रेन को, यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। हम्म। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस। ये आर्ग्यूमेंट वो ये क्यों दे रहा है? इस वजह से कि जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ था, उस टाइम पर एक टैसिट अग्रीमेंट हुआ था अमेरिकन गवर्नमेंट, साथ में उसके वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी, और साथ में जो रशियन गवर्नमेंट थी, इनके दरमियान में एक तरह से मतलब रिटन एग्रीमेंट तो नहीं था, लेकिन जो वर्बल एग्रीमेंट था कि यहाँ पर नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। यस। और जो
अगर आप नेटो को देखें तो नेटो ने तब शुरू में तो एक्सपेंशन नहीं की। 1991 में ये सारे मुल्क आज़ाद हुए हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन और बेलारूस। तो लेकिन 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, इनको जो है नेटो में शामिल कर लिया गया। इस टाइम पर रशिया ने प्रोटेस्ट किया, बट उसको किसी ने कुछ इतना ज़्यादा कोई मतलब खाते बिल्कुल में नहीं लेकर आए। बिल्कुल तो इसी तरह से 2004 के अंदर बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमेनिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, हम्म ये मुल्क हैं जो कि नेटो के अंदर शामिल हो गए। अब आप अगर इन मुल्कों की ज्योग्राफी देखें ना, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है ये तो बिल्कुल सेंट पीटर्सबर्ग के रश साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ऐसे ही है। यहाँ पर आकर नेटो के ट्रूप्स खड़े हो जाते हैं तो मतलब आपका, और अगर वो बिलफर्ज अपनी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं मिसाइल्स की, और यहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियर आर्ममेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल तो जो है आपके पास, रशिया के पास तो रिएक्शन टाइम 1 मिनट का भी नहीं बचा शायद। बिल्कुल तो ये वो यहाँ तक नेटो आ गई। 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को जो है ये एक तरह से टैसिट एग्रीमेंट किया कि भाई आपको हम शामिल कर लेंगे, और ये वो टिपिंग पॉइंट था जब जॉर्जिया के ऊपर रशिया ने हमला किया और नॉर्थ ओसेटिया और अबखाजिया को अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया। ये वो मुल्क है जिनको अब सिर्फ रशिया एक्सेप्ट करता है और दुनिया में कोई बिल्कुल मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता। और साथ में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। हम्म तो जो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो रशिया की सेंसिटिविटी है हम्म वो इस चीज के लिए है कि भाई आपने इसको नेटो के अंदर नहीं शामिल होना। बिल्कुल नेटो मेरे बिल्कुल डोर स्टेप्स पे आ गए। बिल्कुल तो यही एक वजह है। और रशिया का मेजर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई आप मुझे रिटर्न एग्रीमेंट दें, कि हम्म रिटर्न गारंटी करें कि भाई नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा बिल्कुल और यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, जो हम्म कि अमेरिका देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल और अमेरिका क्यों देने के लिए तैयार नहीं है? अमेरिका के पॉलिटिकल रीजन बिल्कुल के हम मतलब उसमें फिर आप इस तरह से उसको स्पिन दिया जा सकता है कि अमेरिका ने जो है घुटने टेक दिए, या इस तरह की जिस तरह की हम्म बातें आपको पता है कि पॉपुलर प्रेस के अंदर जिस तरह की बातें होती हैं। अभी भी जो यूक्रेन के अंदर हुआ है, तो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप को मौका मिला है, और ट्रंप ने आके बल्कि कहा है कि पुतिन जो है बहुत बड़ा हीरो है, और मतलब उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कि जैसे पुतिन ने जी बहुत कमाल कर दिया है। बिल्कुल और साथ में उसने ये बताने की कोशिश की है कि बाइडेन जो है वो वीक आदमी है, ये कुछ कर नहीं सकता। हम्म तो ये है। उसके बाद फिर इस तरह से जनवरी में जो है बेलारूस के साथ उन्होंने ज्वाइंट ड्रिल्स शुरू कर दी, और जनवरी में ही नेटो ने अपने स्टैंड बाय ट्रूप्स जो है वो री करनी शुरू कर दी ईस्टर्न यूरोप के अंदर। और जब हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं तो रोमेनिया, पोलैंड और साथ में एस्टोनिया वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन मेजरली रोमेनिया और पोलैंड के अंदर डिप्लॉयमेंट हुई है, बिल्कुल क्योंकि रोमेनिया और पोलैंड वो मुल्क हैं जो कि यूक्रेन के साथ लगते हैं, बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्रीज है। बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ इमिग्रेशन जो यूक्रेन से हो रही है, लोग इस वक्त वो फ्ली भी कर इन्हीं रहे दोनों हैं। मुल्कों में हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. वो भी इन्हीं दोनों मुल्कों में हो रही है। फिर जो है आपका फरवरी में दोबारा से 3,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए अमेरिका ने। हम्म और जो है फिर आपका जो फरवरी में ही फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई, और बिल्कुल ये मैक्रोन भी आया, मॉस्को आया, और फिर जो जर्मन चांसलर है वो अमेरिका गया। और वो फ्लॉप हमें एक वो यस रशिया के अंदर एक बड़ा सारा टेबल नजर आया जिसमें मैक्रोन एक यस कोने पे था और दूसरे दूसरे कोने के ऊपर पुतिन बैठा हुआ था। पुतिन बेटर तो फिर अमेरिका ने जो है ना वार्निंग्स देनी शुरू कर दी कि ट्रेवल एडवाइजरी 12 तारीख को आ गई। बिल्कुल तो उसके बाद फिर 15 तारीख को पेंटागन ने 160 यूएस ट्रेनर्स को यूक्रेन से निकाल दिया। हम्म तो अ, उसके बाद फिर सैंक्शंस लगाई, सैंक्शंस की धमकियां दी, और जो है 19 तारीख को रशिया ने स्ट्रेटेजिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का एक्सरसाइज की, दैट बिल्कुल वाज ओवरसीन बाय पुतिन यस हिमसेल्फ। और फिर जो है 21 तारीख को जो है रशिया ने
डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई हम पीस कीपिंग ट्रूप्स भेज रहे हैं। बिल्कुल वेस्टर्न नेशन ने फिर सैंक्शंस लगाई और ट्रैवल बैन लगाए। बिल्कुल और 24 तारीख को पुतिन ने जो है फुल अपनी ऑन। कौम से खिताब के अंदर बताया कि भाई हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। सो और बेसिकली इस इस पे वक्त जो है कीव, आज सुबह तक की खबरों के मुताबिक कीव जो है वो बिल्कुल एक तरह समझे कि वो उसका मुहासरा हो गया हुआ है। और बट जेलेंस्की जो है, उस जेलेंस्की की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, सॉरी आपको काट रहा हूँ, जी जी जी। जेलेंस्की की बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। जेलेंस्की कहता है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है लड़ने के लिए। हम्म। कि वो भलाशायरी करके ना कि आपने वो चढ़ा चढ़ा के कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हाँ। वो तो यूक्रेन को लड़ा दिया। जब रशिया ने हमला कर दिया उसके ऊपर तो कोई सामने नहीं आया। इसी तरह हम्म से जो पुतिन है, उसने ये 25 तारीख तक, कल तक उसका ये स्टेटमेंट थी कि अगर यूक्रेनियन ट्रूप्स हथियार डाल दें हम्म, तो हम निगोशिएशंस कर सकते हैं मिन्स्क बेलारूस के अंदर। बिल्कुल। उसने उनको इनविटेशन दिया। टर्की ने जो है, और इंटरनेशनल रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं इसके ऊपर। टर्की ने शुरू में कंडेम किया था क्योंकि हम्म। वो टर्की नेटो का मेंबर है, तो आपको पता है कि कंडेम तो करना था। यस। लेकिन ये है कि जो है टर्की ने साथ में कल उसने कहा है कि भाई अगर रशियन वॉरशिप्स बॉस्फरस को क्रॉस करके जाते हैं ब्लैक सी से हम्म। मेडिटेरेनियन में या मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी में, तो हम उनको जाने देंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे। ओ। और ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जो मॉन्ट्रियल अकॉर्ड है उसके मुताबिक टर्की के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को आने जाने से रोक सकता है। हम्म। बट जब अमेरिका ने इसके ऊपर एतराज किया तो उसको ये बताया, मतलब टर्की ने ये आर्गुमेंट इस्तेमाल किया कि भाई मॉन्ट्रियल अकॉर्ड ये कहता है कि जिन जिन मुल्कों का ब्लैक सी के साथ बॉर्डर लगता है उनको आप बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं कर हम्म, सकते। तो उनके पास तो और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल तो इस वजह से जो है रशिया का तो बॉर्डर लगता है तो रशिया को हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंगली इसराइल को पंप किया अमेरिका ने कि भाई आप जो है तो इसराइल ने उसको कंडेम किया, रशियन एक्शन इन यूक्रेन को। और यस। इससे ये हुआ कि उनकी तो बड़ी बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है। हाँ हाँ, रशिया ने कहा कि भाई आप जो इसराइली ऑक्यूपेशन, मतलब इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गोलान हाइट्स, क्योंकि आपको ये याद रखने की जरूरत है सीरिया के अंदर जो है इस वक्त रशियन ट्रूप्स हैं और बशर अल बिल्कुल असद को रशिया ने ही बचाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और गोलान हाइट्स का जो मसला है वो सीरिया और इसराइल के दरमियान में है। बिल्कुल। तो ये उसके ऊपर रशिया ने क्वेश्चन उठा दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स डेवलप हो रहे हैं। इंडिया ने पिछली दफ़ा यूएनएससी के अंदर वो किया था, एब्सटेन किया था। इस दफ़ा रशिया ने उसको कहा है कि जो है हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें वोट करेंगे, टू कॉल आउट कि भाई हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ओह। ज़्यादा इंटरेस्टिंग से डायनामिक्स इंटरनेशनल भी डेवलप हो गए हैं इसके बाद। तो हाँ एग्जैक्टली मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यूएस ने अनाउंस किया कि वी वोंट बी सेंडिंग एनी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड और हम कोई मतलब कि इंटरवेंशन नहीं करेंगे बट इफ रशियन ट्रूप्स एक्चुअली रीच ए नेटो नेशन व्हिच यूक्रेन इज नॉट, ठीक है, तो देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। और एग्जैक्टली। ज़ेलेंस्की सिंस द वेरी गेट को हैज बीन सेइंग कि हमें नेटो में डालें और लाइक जैसे आपने बताया कि अभी तक जो है यूएस हैज बीन सपोर्टिंग के दे हैव द राइट, हम उनको परमानेंटली बैन नहीं कर सकते नेटो से बट हम्म। उन्होंने कोई उसकी तरफ पॉजिटिव कदम भी नहीं उठाया, ठीक है। जी तो जी। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रूप मूवमेंट्स, ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंगली रशिया जो है अभी फुल अकॉर्डिंग टू बीबीसी फुल कंट्रोल में है काफी यूक्रेनियन टेरिटरी के, जिस तरह आपने कहा कीव के करीब पहुंच गए हैं वो, उन्होंने बेल नॉर्थ नॉर्थ से उन्होंने अटैक किया है यूक्रेन रशिया और बेलारूस के थ्री वे जंक्शन बॉर्डर जो है उसके अंदर हम्म। से। और और काफी यानी कि ये चार पांच मूवमेंट्स हैं, आई ऐड इट टू द वीडियो। उसके अंदर ये है कि लाइक नॉर्थ से भी आ रहे हैं, ईस्ट से भी आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मूवमेंट। और हर तरफ से बेसिकली इस तरफ क्राइमिया से भी फोर्सेस गई हैं और
मतलब कि बड़ा यानी कि हरास की यानी कि हरास उनका वो किया हुआ है, मुहासरा कर। मुहासरा किया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा इससे अगला सवाल ये है कि यूक्रेन ने लाइक I personally believe that Zelensky had a big role in actually escalating this war because he continuously kept talking about only one thing, right? और वो he never budged upon this, ठीक है। He made उसने Nord Stream 2, हालांकि पुतिन की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि Nord Stream 2 is not a geopolitical move, it is only an economic benefit for Europe and Russia. तो मेरा भी ये सवाल है कि other than the sanctions, what really is has Europe done against Russia अभी? ये आप थोड़ा सा इस पे बताएं कि अभी तक यूरोप ने यूरोप क्या स्टेप लिए। यूरोप के यूरोप के ना दो मेजर हिस्से हैं इस वक्त। हम्म एक तो है जो कि वेस्टर्न यूरोप जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हम्म जर्मनी आ जाता है, हम्म जिसके अंदर फ्रांस आ जाता है और वगैरह वगैरह, हम्म ऑस्ट्रिया आ जाता है, हम्म मतलब इस तरह के सारे मुल्क हैं। हम्म ऑस्ट्रिया तो खैर खैर नेटो का मेंबर भी नहीं है। तो जो जर्मनी फ्रांस मेजर मेजर जो ग्रुप है ना वो जर्मनी एंड फ्रांस का है। और दूसरे फिर आपके पास आ जाते हैं यूरोप के अंदर जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं। हम्म, ये वो मुल्क हैं जिनका सोवियत पास्ट है, बिल्कुल। जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर कि भाई हम यूक्रेन को बचाएं जाके, हम्म क्योंकि इनको ये डर है कि आज यूक्रेन तो कल इनकी बारी है। हम्म, मतलब इनके अंदर ये भी तो एक फियर है ना। और बिल्कुल। पुतिन ने बीच में, अगर आपने नोट किया हो तो, पुतिन ने भी अपनी डिमांड्स एस्केलेट कर दी थी। उसने कहा था कि भाई सिर्फ यूक्रेन नहीं, आप 1994 तक लेके जाएं नेटो को। ये जो जितनी बाद में एक्सपेंशन हुई है ये खत्म करें, ये नेटो का हिस्सा नहीं है। हम्म तो इसका मतलब ये है कि बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारे जो हैं इनको आप नेटो से निकालें। साथ में चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड को भी निकालें। इंटरेस्टिंगली 2008 के बाद भी एनेक्सेशन हुई हैं, यानी कि अल्बानिया, क्रोएशिया 2009 में नेटो में शामिल हुए हैं। मोंटेनेग्रो 2017 में नेटो में शामिल हुआ है। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है 2020 में नेटो में शामिल हुआ है। और बोस्निया जो है इट इज स्टिल इन टॉक्स। तो तो बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर अ वेरी बात है, लॉन्ग टाइम। क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस एक्चुअली validates a lot of what Putin has been saying for the last couple of months, right? वो यही कही जा रहा है कि लाइक आई रिमेम्बर नवंबर दिसंबर में उसकी स्टेटमेंट्स इस तरह की आ रही थी कि इट वाज लाइक उसने ये बात इम्प्लाई की कि यार जब वॉर्सो पैक्ट खत्म हुआ था, दैट वाज द टाइम दैट NATO शुड हैव स्टॉप्ड एडवांसिंग, ठीक है। और लाइक जिस तरह आपने पहले हमें बताया इंट्रोडक्शन में कि उनका एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट था, ठीक है, वो वार्सा पैक्ट वर्सेस नेटो था कि बिकॉज वार्सा पैक्ट इज नाउ हैज नाउ एंडेड, देयर इज नो नीड फॉर नेटो टू एक्सपैंड ईस्टवर्ड। और इवन इन जनवरी व्हेन आई फर्स्ट डिड दिस एपिसोड, देयर वाज दिस स्टेटमेंट बाय Putin जिसमें वो कहता है कि बेसिकली आप अभी भी जो है वी आर यू आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द रशियन इन्फ्लुएंस इन द एरिया, ठीक है। और आप और व्हेन वी एक्चुअली सी द मैप्स एज यू सेड योरसेल्फ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में रशिया इज सराउंडेड बाय इन द ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, रशिया इज सराउंडेड बाय नेटो, राइट। ओनली वे आउट फॉर रशिया इज यूक्रेन, राइट। और उसके अलावा तो सारे ममालिक जिस तरह आपने गिनवाया है, सारे ममालिक बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, सारे तो बेलारूस नहीं है, अच्छा नॉट बेलारूस, बेलारूस। बेलारूस इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो। बेलारूस इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो। एक्चुअली बेलारूस और रशिया जो है इस वक्त बहुत क्लोज ओके। अलायंस के अंदर है। और बेलारूस इज आल्सो पार्ट ऑफ सीएसटीओ, ओ वही अच्छा, सीएसटीओ जिसने कजाकिस्तान में ऑपरेशन किया था। ठीक है ठीक है तो ठीक है। जो है बेलारूस और यूक्रेन, सॉरी, बेलारूस और रशिया जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। Okay, nice. So Latvia, so a lot of these countries, I meant to say a lot of these countries are NATO, right? Which are alongside the Russian border. So I believe बिल्कुल। कि ये भी एक reason है कि Russia needs this Ukraine to be outside of the American influence, क्योंकि जो when I see Nord Stream 2
तो ये यानी कि ये जो अब ये बाईपास कर रही है ऑल द कंट्रीज को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये यूक्रेन का बहुत चुभ रहा है, क्योंकि पहले काफी ज्यादा जो गैस जाती थी, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 तो चलो वो भी बाईपास करती है ना, बट जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम 1 के अलावा जो भी गैस जाती थी थ्रू लैंड, दैट हैड टू क्रॉस यूक्रेन टू गेट टू यूरोप, राइट। तो इसके अंदर this is not my own analysis, this is something Mr. Harris said in his first in the episode that we first discussed this topic. तो उन्होंने ये कहा था कि because Ukraine is connected, ठीक है, to Russia, और तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है which it creates problem because it bypasses यूक्रेन, और उसके अंदर फिर जो नेटो का इन्फ्लुएंस है, यूएस का इन्फ्लुएंस है which comes in in Ukraine and can actually put pressure on Russia, वो खत्म हो जाता है because then Nord Stream 2 is actually going through the sea, right। तो इसके अंदर आप मुझे थोड़ा बताएं कि इसका इकोनॉमिक साइड पे अगर हम देखें तो क्या what are the reasons for this whole thing escalating, because मेरे ख्याल से इकोनॉमिक साइड भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो इकोनॉमिक साइड है ना इसकी, हम्म वो इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक्टिव हो जाता है, हम्म इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि रशिया की तो गैस है, वो रशिया के थ्रू यूक्रेन में जाती है, फिर आगे यूरोप को सप्लाई होती है। तो रशिया के पास तो ये अथॉरिटी है कि वो गैस को बंद करे, लेकिन अगर रशिया यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो यूक्रेन भी वो गैस बंद कर सकता है। तो एग्जैक्टली। अगर यूक्रेन वो गैस बंद कर देता है तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि वेस्टर्न यूरोप को सप्लाई नहीं होगी, और एक दूसरा ये कि जो अ, एक तरह से जो बहुत ज़्यादा रशिया को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है नॉर्थ स्ट्रीम 2 से, वो भी नहीं होगा। हम्म उस इकोनॉमिक बेनिफिट को आप कट ऑफ कर सकते हैं। जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनती है तो उससे, चाहे वो उसका वो कहें कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेटजी के साथ हमेशा लिंक्ड होती है। यस। आप इकोनॉमी को उससे डीकपल नहीं कर सकते हैं। और उसकी मेजर वजह आपके सामने है कि जब नेटो की पहली एक्सपेंशन हुई 2000 नहीं 1999 के अंदर, और फिर दूसरी एक्सपेंशन हुई 2004 के अंदर, तो रशिया इकोनॉमिकली वीक था, बिल्कुल। और इस वजह से वो आगे से उसने प्रोटेस्ट ज़रूर किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। हम्म तो जो है, अगर आपका यहाँ पर ये अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक्टिव हो जाती है, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि यूरोप को गैस रशिया तब भी बेच सकता है अगर यूक्रेन के साथ उसकी अनबन भी हो जाए, बिल्कुल। मतलब और उसके यूक्रेन के साथ और सेकेंडली ताल्लुकात इसके, खराब हो हाँ जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रशिया हैज टू पे यूक्रेन द ट्रांजिट फीड एज वेल, राइट, बिल्कुल उस बिल्कुल। गुजरने की, ठीक है। तो हम्म। रशिया और यूरोप को यूक्रेन की जरूरत नहीं है, तो यूक्रेन काफी हद तक वो उस तरह नहीं रहता जिस तरह लाइक उसकी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं रहती। उस सॉर्ट बिल्कुल। ऑफ में कम हो जाती है, ठीक है। और यूएस जो है, यूएस को एक ये जो पाइपलाइन है वो जियो पोलिटिकल टूल लगता है, बिकॉज इससे यूरोप की नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जरा अंडरमाइन होती है, बिकॉज रशिया के ऊपर ओवर अपर हैंड आ जाता है, ठीक है। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जब ऑनलाइन हो जाएगी, उनको यूक्रेन वाली गैस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बड़े इंटरेस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रशियन मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट की, एमिली हॉलैंड, उनकी स्टेटमेंट है, ये जनवरी से मैं कोट कर रहा हूँ। The thinking is that as long as that remains a critical transit corridor for Russian supplies to get to market, Russia maybe is less likely to interfere or to disrupt that source of transit. So basically, हम्म। जब तक यूक्रेन से गैस पास हो रही है, ठीक है, ये रशिया का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो यूक्रेन में ना हमला करे, बट हम्म। वंस दैट इज गॉन, ठीक है, तो रशिया हैज नो नीडफुल टू केयर अबाउट हाउ what happens in Ukraine or what the economic situation in Ukraine is.
तो ऑल्दो जर्मनी और रशिया ने काफी देर से इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे लेबल किया हुआ था, और डिस्पाइट द बैकलैश फ्रॉम यूएस और उनके जितने भी कॉन्सर्न्स थे उनके खिलाफ, बट काफी ममालिक हैं यूरोप में जो इस बात से एग्री नहीं करते, ठीक है। और अब एज रीसेंट अपडेट 2-3 दिन पहले जर्मनी हैज स्टॉप्ड द अप्रूवल प्रोसेस जो चल रहा था। सो वी मस्ट कीप इन माइंड के अगेन मैं ये इस पॉडकास्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि रशिया हैज इन्वेस्टेड $11 billion to actually build this pipeline across the Baltic Sea, and it runs all the way from Russia to Germany. सो मैं बेसिकली जिस बात पे लेकर जाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि how will the economic progress of Russia look like after this whole event comes through? Because अगर ये pipeline actually suffer करती है in the long run, which I think it will not, because at the end of the day energy is something that Europe needs, ठीक है। but on the other hand summers आ रही हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी सर्दियों में होती हैं, ठीक है। बट फिर भी रशिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आज 2 दिन पहले, सॉरी नॉट आज, रशिया जर्मनी हैज अनाउंस्ड कि वो उन्होंने अप्रूवल प्रोसेस रोक दिया है एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 माइट नॉट बी गोइंग फॉरवर्ड। जो ये इस वक्त क्योंकि सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है हम्म और इसलिए टू प्रिडिक्ट इज अ बिट ट्रिकी, हम्म लेकिन जर्मन चांसलर पहले भी ये करना चाह रहा था। मतलब ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये बेसिकली एंजेला मर्कल बिल्कुल का प्रोजेक्ट था, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रशियन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर यूरोपियन बैंक्स की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जर्मन बैंक्स और फ्रेंच बैंक्स। तो अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो ख़त्म होती है तो इसमें उनका भी नुकसान होगा, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रशिया का नुकसान नहीं होगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें ना कि एक जो गैस सप्लाई है वो अगर यहाँ से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे। जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई आप रशियन गैस ना लें, हम आपको सप्लाई करते हैं, बट दैट इज एट 5 times द प्राइस। जिस यस कीमत पे रशिया आपको गैस दे रहा है, अमेरिका उससे 5 गुना ज़्यादा कीमत पे गैस देगा। बिल्कुल तो वो यूरोप जो कि ऑलरेडी इस वक्त मौशी तौर पे बड़े बुरे हालात में से गुजर रहा है, वहाँ पर गैस की कीमत ही 5 गुना बढ़ जाए हम्म तो ये बात किस तरीके से वो माने। हम्म दूसरी बात ये है कि जो एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप मिडल ईस्ट से गैस सप्लाई करें, और जिसकी एक ऑप्शन कतर है। कतर की ऑप्शन डिस्कस हुई है पिछले दिनों, हम्म, लेकिन कतर ने कह दिया कि भाई हम इतनी गैस यूरोप को सप्लाई नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, तो बट हम्म एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ले देकर रशिया ही बचता है। हम्म और साथ में आप ये देखें ना कि जो वेस्टर्न यूरोप है ना, यस वो आ, उसको उस तरह का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। हम्म टू से कि रशिया इज अ थ्रेट टू जर्मनी इज लाफेबल, हम्म ठीक है। टू से कि रशिया इज अ थ्रेट टू फ्रांस इज लाफेबल। तो इसका मतलब ये है कि रशिया और फ्रांस जो हैं वो इकोनॉमिक बर्डन बर्दाश्त करें हम्म यूक्रेन के लिए। इतना तो जो है जिगरा किसी का भी नहीं होता कि हम जो है यूक्रेन की आज़ादी के लिए जो है इकोनॉमिक बर्डन बर्दाश्त करें। बिल्कुल ऐसे ही है। खासतौर सॉरी पे आजकल के दिन में। मैं आपकी बात दोबारा काटूंगा, बट बड़ी आपने ये जो बात की ना, मैं इस पर थोड़ा सा डेवलप करूंगा कि नो वन वांट्स टू सेक्रीफाइस देयर ओन रियल इंटरेस्ट, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर बिकॉज जो हमने सैंक्शंस देखी हैं अभी जो 2 दिन पहले लगी हैं, ठीक है, थर्सडे यूओ और यूएस ने जो अनाउंस किए हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि ऑयल और गैस पे कोई रियल सैंक्शंस नहीं लगी, ठीक है। और
और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज oil and gas are the major source of national budget for Russia, right? 36% of their national budget comes from oil and gas. So एग्जैक्टली even Ukrainian leaders have spoken about this कि भाई आपने sanctions सही वाली नहीं लगाई, ठीक है? You've just done something to show the world, ठीक है? और आपने जो real sanctions थी which would have impacted Russia in the long run, they have not yet been placed. और और बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात पे जो है ना यूरोपियन यूनियन का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया जो मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सुला वॉन समथिंग she said she said that the bloc would target Russian energy sector to actually curbing the export of new machinery to Russia. ठीक है तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हम हाँ it is very laughable because it has no real impact in the short run, right? Or war is एग्जैक्टली about war is all about short term, right? Short term buyers, एग्जैक्टली right? तो उन्होंने कहा जी हम अपग्रेडिंग करने के लिए रिफाइन यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने जो स्टेटमेंट दिया आई रीड इट it says that it will heavily restrict the ability of Gazprom, which is Russian state-owned energy conglomerate, to raise money from projects from the US market. ठीक है. Similarly, European Commission ने जो कहा है उन्होंने कहा this the European bloc will target the Russian energy sector through an export ban preventing European companies sending technology to Russia that it needs to upgrade its refineries, right? So एग्जैक्टली basically बात ये है कि इवन इफ दीज एम्बार्गोस वर प्लेस्ड, ठीक है, जो वेस्टर्न एनर्जी सेक्टर के जो एम्बार्गोस हैं वो रशिया को कोई काफी अरसे तक इम्पैक्ट करने ही नहीं थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इन द शॉर्ट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, क्योंकि हम इस वक्त इकोनॉमी की बात करें, तो यूरोप वुड हैव मोर टू लूज इफ सच सैंक्शंस वर एट प्लेस, ठीक है। तो क्योंकि 35% ऑफ द नेशनल गैस जो यूरोप में आती है वो रशिया से आती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये डायनामिक्स हैं। और एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, सप्लाई चेन के मसाइल हैं, कोविड इज़ ऑन द राइज, ठीक है, और फ्यूल प्राइसेस पहले ही आपको पता है बढ़ रही थी, और अब जिस तरह रशिया और यूक्रेन पे आ रही है तो लाइक फ्यूल प्राइसेस आर फियर टू इंक्रीज इवन मोर, ठीक है। और मतलब कि इट हैज ग्लोबल रिपल इफेक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, राइट? क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी एक और एलिफेंट इन द रूम है जो कि वीट है, ठीक है। इट इज समथिंग दैट इज रशिया और यूक्रेन, both countries import a huge percentage of wheat to the MENA region, Middle East, North Africa region, as well as some European countries, right? इवन पाकिस्तान ने भी जो लास्ट ईयर वीट मंगवाई है, इफ यू रिमेम्बर दिसंबर में, वो यूक्रेन से वो हमने मंगवाई यूक्रेन से थी। मंगवाई है या बिल्कुल सो सो very interesting dynamics are going to be playing out in the economic realm of this thing, but जो let's yeah आप आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ no 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 लेकिन ना continue देखिए आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना hmm वो ये है कि ऑल्दो उन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई हैं और मतलब लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा रशिया को क्रिपल करती ना एक तो वो थी गैस लेकिन बिलफर्ज रशिया गैस यूरोप को बेचना बंद भी कर देता है तो रशिया के बिल्कुल नेक्स्ट डोर पर एक एक्सट्रीमली एनर्जी हंग्री मुल्क बैठा हुआ है और जो है जहाँ तक गैस सप्लाई करने के लिए रशिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है China, are जहाँ you पर talking about China? आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना Yeah. और जिनके साथ रशिया के अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे एग्रीमेंट्स भी हैं Hmm. कि और कि वो जो है अपनी जो सप्लाई उसने यूरोप को करनी थी वो यहाँ पे डाइवर्ट कर देगा चाइना के लिए चाइना इज़ एक्चुअली विलिंग टू बाय Hmm. तो जो है एक तो
एक तो ठीक है, महीना 2 महीना 6 महीने भी शायद कोई मसला पड़ जाता, हम्म। बट कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका नहीं था। दूसरा एक चीज़ है जिसको वो न्यूक्लियर ऑप्शन कह रहे थे। सो इन द पास्ट काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आप जो है ना ये लंबी जो एपिसोड्स होती हैं पॉडकास्ट वाली, उनको डिवाइड कर दिया करें 2 पार्ट्स में जब आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। सो अपॉन फॉलोइंग देयर एडवाइस आई डिसाइडेड टू कट दिस पार्ट इनटू 2 फ्रॉम ओवर हेयर। सर अगर आप पूरा एनालिसिस सुनना चाहते हैं डॉक्टर साहब का, तो दूसरी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड देयर इज़ अनदर सेकंड पार्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब।